students, a very warm welcome to all of you on our YouTube channel geometryschool.in। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। मैं डिम्पल राणा आपके लिए लेके आई हूँ आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल के लिए टॉप 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर साइंस सेक्शन। सो स्टूडेंट, अभी तक मैं 14 सेट्स अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम सेट नंबर 15 पर हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा है, और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि साइंस का जो वीडियोस है वो मैं अपलोड करती हूँ ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। 3 वीडियोस आपको पर वीक मिलती है, जिसमें आपको 15 सेट आज मैं देने वाली हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस को विजिट नहीं किया है, उनको विजिट करें, वॉच करें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं विद एक्सप्लेनेशन उनको अपने पास रखें, और उनके बारे में जितनी भी नॉलेज आप गैदर करना चाहते हैं करें, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे आरएमएस का जो एग्जाम होने जा रहा है अभी कमिंग वीक में, बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आएंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी इनको स्किप करके नहीं जाना अगर आप 50 में से 40 अबव मार्क्स लेके आना चाहते हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट थोड़ा सा प्रमोशन तो बनता है, तो चलिए देखते हैं। हॉस्टल बैच में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में हॉस्टल में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आप ऑन कॉल इस नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आप हॉस्टल में विजिट करें तो ज्यादा अच्छा है, जिससे कि आप एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करें और आपको क्लियर हो जाए कि आपकी परफॉर्मेंस अभी कहाँ तक है, कितना इंप्रूवमेंट की आपको नीड है। याद रहे, सीट सिर्फ 100 है, लिमिटेड सीट्स होती हैं। इतनी ही बच्चों को हम एक साल में तैयारी कराते हैं, जिससे कि हर बच्चे पर बिल्कुल ध्यान दिया जा सके और यहाँ पर उनका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो सके। तैयारी किसी भी स्कूल की करनी हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय, विद्या ज्ञान, आरके मिशन, सिमुलतला, सब स्कूल की प्रिपरेशन हमारे यहाँ कराई जाती है। इस बार इंटरव्यू तक जल्दी से बैच खत्म हो जाएंगे फरवरी तक, और मार्च से 1 मार्च से आपके क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं डिफेंस स्कूल के। दिसंबर में है, जनवरी में फिर इंटरव्यू स्केड्यूल आएगा और उसके बाद हमारा नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार हॉस्टल को जरूर विजिट करें। दिल्ली से 50 किलोमीटर्स अवे इट इज इन बागपत, उत्तर प्रदेश। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। यहाँ पर एक कथन दिया गया है और उसी का कारण दिया गया है। आपको इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि रीजन करेक्ट है या असर्शन करेक्ट है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट्स वाज ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होता है तो ये मोशन इम्पार्ट होता है ड्यू टू एनी एक्शन ऑफ फोर्स। इस पर किसी ना किसी तरह का बल लगाया गया है। रीजन क्या है? इन साइंस अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। साइंस में पुश और पुल को ही फोर्स कहा जाता है। एब्सोल्युटली, जो यहाँ कथन दिया गया है वो रीजन के साथ बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि फोर्स का डेफिनेशन ही क्या होता है? फोर्स इज डिफाइंड एज द मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो पुश और पुल है किसी ऑब्जेक्ट का, वही फोर्स कहलाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, absolutely correct। तो चलिए मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन भी assertion रीजन का है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर इफ रफ सरफेस इज इन्वॉल्व। यस, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि फ्रिक्शन फोर्स के नाम आते ही सबसे पहले आपको लिख लेना है दैट अपोज द मोशन। ये एक तरह का फोर्स है जो आपके मोशन को अपोज करता है, एंड इट ऑलवेज एक्ट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। ये अपोजिट डायरेक्शन से लगने वाला फोर्स होता है। तो अगर रफ सरफेस है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर होगा। रीजन क्या है इसका? व्हेन वी अटेम्प्ट टू मूव एनी सरफेस वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स टू ओवरकम इंटरलॉकिंग। यस, दो सरफेस जो हैं वो आपस में क्या होते हैं? इंटरलॉक्ड होते हैं। तो आपको इतना फोर्स अप्लाई करना होता है कि आप इसकी इंटरलॉकिंग को ओवरकम कर सके। ऑन रफ सरफेसेस देयर आर लार्जर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज। एब्सोल्युटली, इसके लिए आप सोच सकते हैं आपके पास एक ब्लैक बोर्ड होता है और ब्लैक बोर्ड पर यूज होने वाली चोक्स होती हैं। दूसरी तरफ आपके पास एक व्हाइट बोर्ड है और उस पर यूज होने वाला बहुत ही स्मूथ मार्कर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है आपको किस पे लिखने के लिए? ब्लैक बोर्ड पर, क्योंकि वहां पर रफ सरफेस और इरेगुलरिटी ज्यादा है। तो बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ क्या जा रही हैं? बिल्कुल करेक्ट, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
The property of metal by which it can be drawn into wires. Again, a very important question from metals and non metals. मेटल्स की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम उन्हें वायर्स में चेंज कर सकते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलिएबिलिटी, सोनरस, डक्टिलिटी और लस्ट्रस. तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इट इज द डक्टिलिटी. बेसिकली आपके मेटल्स जो होते हैं मेलिएबल भी होते हैं, मींस उन्हें शीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. सोनरस, वो क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं. साथ ही दे आर वेरी डक्टाइल इन नेचर, मींस वो क्या करते हैं? दे कैन चेंज इनटू वायर लाइक योर सिल्वर वायर्स, एल्यूमिनियम वायर्स, गोल्ड चेन्स. लस्ट्रस मींस दे प्रोड्यूस शाइन. तो ये सभी किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल्स की. लेकिन डक्टिलिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? जिसमें आप उन्हें वायर में ड्रॉन कर सकते हैं. तो सी इज द करेक्ट आंसर. when metal react with acid, the gas which is produced. Very important question. जब मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो द गैस विल बी प्रोड्यूस. तो प्रोडक्ट के साथ एक गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है. जैसे आपके पास मेटल हो गया फॉर एग्जाम्पल एंड सोडियम हम बात करते हैं, वेरी सॉफ्ट मेटल, और इसे मैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराती हूँ. तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट विल बी सॉल्ट एंड द गैस विल बी हाइड्रोजन गैस. और यहाँ पर आपको मिला आपका कॉमन सॉल्ट. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो यहाँ पर पॉप साउंड करते हुए गैस रिलीज होगी उसी गैस को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन गैस. तो सी इज द करेक्ट आंसर. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन डैश. ये क्या है? आपका बेस है एक. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनमें से किस में मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड में तो मिलेगा नहीं. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम रिबन, या ऑल ऑफ दीज. तो बेसिकली जो आपका एक एंटा एसिड आता है, जब आपको किसी भी तरह का डाइजेशन एसिडिटी प्रॉब्लम होती है तो आप एक एंटा एसिड लेते हैं जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, और उसी में ही ये बेस पाया जाता है. जब आप एसिडिटी होने पर बेस लेते हैं तो आपके अंदर बनता है सोल्ट, और यही रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एसिड और बेस को लिया जाता है न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मिलता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. तो बी इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर हुआ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक एंटी एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हेल्प करता है. चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल. यहाँ पर अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं उसमें एक मोर रिएक्टिव मेटल क्या करता है? उसके एक्वस सॉल्यूशन में डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को. तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्लेसमेंट या रिडॉक्स. तो बेसिकली यहाँ क्या किया है? एक मोर रिएक्टिव मेटल ने क्या कर दिया? लेस रिएक्टिव मेटल उसके सॉल्यूशन में उसे वहां से डिस्प्लेस कर दिया. तो इसलिए रिएक्शन क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. आई होप आपको ये क्वेश्चन आता होगा पहले से ही. चलिए आगे देखते हैं. टू चार्ज ऑब्जेक्ट आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर. दो चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, कोई भी चार्ज हो सकता है, वी कांट से दैट कि किस तरीके के वो चार्ज है. उनको क्या किया जाता है? क्लोज लाया जाता है. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. वो अट्रैक्ट करेंगे, वो रिपेल करेंगे. ये डिपेंड करेगा कि उनके ऊपर जैसा चार्ज है तो वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी, और देयर विल बी नो इफेक्ट. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर चार्जेस बिल्कुल सेम हैं तो उनका रिपल्शन होगा, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ही. अगर वो अपोजिट के चार्जेस हैं, अपोजिट चार्ज कैरी किए हुए हैं, तो वो अट्रैक्ट कर सकते हैं. तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑन द चार्जेस दे हैव. तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहा है? ऑप्शन नंबर 3. बच्चों, अगर आप ऑनलाइन मोड से तैयारी करना चाहते हैं तो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन भी तैयारी करता है. आप घर पर रहकर तैयारी कर सकते हैं विद वेबसाइट www.geometryschool.in, जिसमें आपको क्या करना होगा? आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें या गूगल प्ले स्टोर से ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई देंगे वेरियस कोर्सेज इन नेम्स के साथ, थंबनेल के साथ, जहां पर ऑलरेडी हर कोर्स के हर सेक्शन में ऑलरेडी वीडियो कोर्स अपलोडेड है. अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं डेली तो आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करते वक्त ही आप डेमो पॉपअप पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. साथ ही अगर आप किसी भी क्विज करना चाहते हैं या क्विज प्लस लाइव क्लासेस प्लस वीडियो तो भी आप मिल जाएगा फुल. एक बार आप रजिस्ट्रेशन करें, अपनी आईडी क्रिएट
करें और आप किसी भी तरह के कोर्स का कॉस्ट देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई इश्यू आ रहा है तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर ओनली फीमेल एनिमल। जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। बेसिकली इट इज अ रिप्रोडक्शन वेयर सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल टू प्रोड्यूस द न्यू यंग वंस। मेल एनिमल आर नॉट कैपेबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेल एनिमल जो है वो कैपेबल ही नहीं है, इसलिए फीमेल होती है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल गलत है। रीजन भी क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल गैमीट्स के फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है। जो आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है, वहां डायरेक्ट एक सेल अपने आप को डिवाइड करती है इनटू द मल्टीपल और इनटू द डबल नंबर ऑफ सेल। तो दोनों ही क्या है, असर्शन भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है और रीजन भी गलत है। मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल में कोई भी सेल क्या करती है, अपने आप को डिवाइड करती है। लाइक आपका अमीबा हुआ, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। बच्चों मैंने बताया है, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसे हाईलाइट कर लेंगे। प्रोटोजोआ कोज करता है डाइसेंट्री और मलेरिया, बिल्कुल सही है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ दैट इज प्लाज्मोडियम, और डाइसेंट्री होती है अमीबिएबिक डाइसेंट्री की, अमीबियक हिस्टोलिटिका की वजह से। यीस्ट डिक्रीज कर देता है वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। यीस्ट आप कहाँ यूज करते हैं, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में। जब आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे कि आपका यहाँ पर आपने पेस्ट्री बनाना है, ब्रेड बनाना है, तो वहां पर जब आप ये सब लेते हो और उसके अंदर यीस्ट पाउडर ऐड करते हो, तो आपका जो डो है वो क्या कर जाता है, राइज अप हो जाता है। तो वो डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं होता उसका वॉल्यूम। चलिए फिर भी आगे के पढ़ लेते हैं। Viruses cause cold, influenza, polio, chicken. Absolutely, all these are viral diseases. बैक्टीरिया कोस टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इस चैप्टर से बच्चों जरूर क्वेश्चन आता है। साल्मोनेला टाइफी टाइफॉइड करता है, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस क्या करता है, आपका टीबी कोज करता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या जा रहा है, बिल्कुल बी, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी है। तो ये वॉल्यूम को डिक्रीज नहीं करता, वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। तो बी यहाँ रॉन्ग स्टेटमेंट है। द डिवाइस विच कैन बी यूज टू डिटेक्ट वेरी स्मॉल करंट फ्लोइंग। बच्चों ये फॉलोइंग नहीं है, फ्लोइंग है। इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो बेसिकली वो डिवाइस जो स्मॉल करंट फ्लो को क्या करता है, डिटेक्ट कर ले, उसे क्या कहते हैं, लीड, एमसीबी, लेड। तो क्या होता है वो, बेसिकली दीज आर लेड, लाइट एमिटिंग डायोड। आपने अपने रिमोट सेंसर्स में भी देखे होंगे, छोटी छोटी लाइट्स लगी होती हैं जिन्हें लाइट एमिटिंग डायोड कहते हैं। और बच्चों ये क्वेश्चन आरएमएस, ऑल इंडिया सैनिक और जेएनवीएसटी तीनों में आ चुका है। तो जो आपके एलईडी होते हैं जिनका पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्ग और शॉर्ट होता है, आपका नेगेटिव टर्मिनल, इसे कहा जाता है लेड। तो लाइट एमिटिंग डायोड। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट नहीं है, एप्लीकेशन नहीं है। आप मेटल्स को इलेक्ट्रोप्लेट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली। गैल्वेनाइजेशन केमिकल इफेक्ट ही है इलेक्ट्रिक करंट का। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, जब आप मेटल्स को और से प्यूरिफाई करते हैं, उनको अलग अलग इलेक्ट्रोड्स पर क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, आप किसी भी एलिमेंट को डिकम्पोज नहीं कर सकते, कंपाउंड को कर सकते हैं, बट एलिमेंट को, लाइक आपके पास गोल्ड, और आप इसे डिकम्पोज करें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम किससे ऑब्टेन्ड होता है, जो ऑर्गेनिज्म सी में रहते थे। रीजन क्या है, एज दीज ऑर्गेनिज्म डाई, जब ये डाई कर जाते हैं, देयर बॉडी सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी एंड गेट कवर्ड विद द लेयर ऑफ सैंड एंड क्ले over million of years. In the absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organism into petroleum and natural gas. Absolutely, पेट्रोलियम सी लाइफ से बनता है। जो हमारी एक्वेटिक लाइफ होती है, दे आर वेरी शाइनी, दे आर वेरी स्मूथ। और पेट्रोलियम भी आपका बहुत ही, जब क्रूड ऑयल होता है, लेकिन पेट्रोल की अगर आप बात करें तो एक अनप्लीजेंट स्मेल देने वाला येलोइश लिक्विड है। तो इसी से ही क्रूड ऑयल से आपका पेट्रोल ऑब्टेन किया जाता है। और ये जो कंप्लीट प्रोसेस इन्होंने यहाँ बताया है,
इसे कार्बनाइजेशन कहा जाता है। जब आपका कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट वेजिटेशन ब्यूरीड हो जाते हैं अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ अर्थ, दे गेट कन्वर्टेड इनटू द कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Ganga Action Plan was launched in, very important question from the water pollution chapter. Ganga Action Plan क्या है? Basically it is an ambitious plan to, जिसका aim क्या है? Ambition plan which is यूज टू रिड्यूस द वाटर पोल्यूशन। गंगा में होने वाला जो या किसी भी रिवर में होने वाला जो वाटर पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करना, इसका एम क्या है? वाटर पोल्यूशन को रिमूव करना। क्योंकि हमारी जो गंगा है वो हमारा एक इंडियन हेरिटेज है, हमारी सेक्रेड रिवर है जो कि अब 10 एंडेंजर्ड रिवर में इन्वॉल्व हो गई है। तो इसके पोल्यूशन को कम करने के लिए एक प्लान लॉन्च किया गया जिसे गंगा एक्शन प्लान कहते हैं और ये हुआ था 1985 में लॉन्च। तो डी इज द करेक्ट आंसर। द केमिकल दैट कोज वाटर पोल्यूशन, इनमें से जल प्रदूषण करने वाला कौन सा केमिकल है? लेड, फ्लोराइड, आर्सेनिक या ऑल ऑफ दीज? बच्चों तीनों ही जो केमिकल्स हैं वो आपके ऑयल रिफाइनरीज और साथ ही आपका जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री होती है, वहां पर प्रोड्यूस होते हैं और तीनों ही अगर पानी में डिस्पोज कर दिए जाते हैं तो वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। खरीफ क्रॉप आर शॉन इन, खरीफ क्रॉप को कब सॉन किया जाता है? तो बच्चों मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो बनाई है उसमें मैंने मेंशन किया था बार बार कि बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सीजन। खरीफ क्रॉप, जैद क्रॉप, राबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप की बात करें तो इट इज अ रेनी सीजन क्रॉप। जैद क्रॉप की बात करें तो इट इज अ समर सीजन क्रॉप। राबी क्रॉप की बात करें तो इट इज अ विंटर सीजन क्रॉप। तो समर खरीफ क्या है? रेनी सीजन है, जैसे आपका पैडी हो गया है, जूट हो गया है, मेज है, इन्हें हम कब लगाते हैं? दीज आर द रेनी सीजन क्रॉप। तो इन्हें रेनी सीजन इंडिया में कब होता है? मोस्टली जून जुलाई। तो बी इज द करेक्ट आंसर। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, बेसिकली जानते हैं हमारी जो साउंड होती है उसमें एक लाउडनेस होती है और साथ ही फ्रीक्वेंसी भी होती है, जैसे नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। और लाउडनेस क्या है? जितना ज्यादा वेव अपने हाई एम्पलीट्यूड के साथ रेज करेगा वो उसकी लाउडनेस डिटरमाइन करेगी। तो लाउडनेस को आप किस में नापते हैं? डेसिबल में। जैसे 80 डेसिबल ऑफ साउंड, 90 डेसिबल और 120 से ऊपर जाते ही वो आपका वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। ए इज द करेक्ट आंसर। द अर्थ प्लेट रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अर्थक्वेक, हमारी जो अर्थ प्लेट्स हैं उसमें अर्थक्वेक के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी लेयर है? द आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज द क्रस्ट लेयर, जिसमें हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स क्या करती हैं? फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करती है और उनके कोलिजन से ही क्या होता है? अर्थक्वेक आता है। तो कौन सी लेयर यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है? ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एलपीजी में कंटेन ऑफ, आपके घर में जो हम कुकिंग में यूज करते हैं गैस, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं? मिथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। आपको याद रखना है मिथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन इसके मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। डैश इज द फर्स्ट रिजर्व ऑफ इंडिया, बच्चों पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कौन सी? सतपुरा रेंज में। तो मध्य प्रदेश में जो आपका सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो है सतपुरा बायोस्फीयर रिजर्व। इसी में ही आपकी 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, एक का नाम है बोरी और दूसरे का नाम है पचमढ़ी, और यहाँ पर जो नेशनल पार्क है उसका नाम है सतपुरा। ये क्वेश्चन आया था और इस बार भी आ सकता है। तो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एक इसमें नेशनल पार्क है, एक पचमढ़ी हो गई और एक आपका बोरी। तो ए इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश का है ये। डैश आर द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, बेसिकली हमारी बायोडाइवर्सिटी में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंटरब्रीडिंग में कैपेबल होते हैं। तो वो क्या कहलाती हैं? जीनस, फैमिली, स्पीशीज। तो बेसिकली वो कहलाती हैं प्रजाति, स्पीशीज जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, एक ही जीनस के एक ही फैमिली के होते हैं और वो होती है पर्टिकुलर स्पीशीज। तो सी इज द करेक्ट आंसर। So student, these were your today's 20 question. I hope you liked the video. वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट सेट के साथ। Since then, bye all of you. See you soon.